आज मैं यहाँ कराने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इसके कंपोनेंट, रेजिस्टेंस का क्या कंसेप्ट है, ओम्स लॉ और कंडक्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप आज का लेक्चर देख सकते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जानते हो कि मैं इन सब का साइंटिफिक प्रूफ या साइंटिफिक एक्सपीरियंस तो देता हूं, इसके अलावा मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता हूं ताकि आप इन सारे एक्सप्रेशन को बहुत आसानी से अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर पाओ। तो अगर आप भी न्यूमेरिकल में कभी स्टक करते हैं तो आज ये क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें, आप पूरा डिटेल और बेसिक से सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें तो एक्चुअली ये अमाउंट ऑफ वर्क होता है जब किसी भी यूनिट पॉजिटिव या टेस्ट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से ला करके किसी फिक्स पॉइंट तक लाया जाता है, तो वहां से उस चार्ज को लाने में जितना काम किया गया दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक पिक्चर बना के रखा है, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आएगा, और वो क्या है कि हाँ, कि यहाँ ये जो प्लस क्यू चार्ज है दैट इज अ टेस्ट चार्ज, इस चार्ज को कहीं से उठा के लाए 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 और ला के किसी एक फिक्स पॉइंट तक ले आए। तो लाने जैसे कोई भी काम करोगे आप, मान लो आपके घर में एक डब्बा रखा हुआ होगा, उस डब्बे को उठा करके किसी दूसरे जगह तक ले जाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलोगे बिल्कुल करना पड़ेगा। उसी प्रकार से किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं और उस चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए आपको जो काम करना पड़ता है, यही वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में होता है इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर नहीं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम लोग, अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर इसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि अगर हम V से अगर इसको रिप्रेजेंट किया तो V जो है, जब भी मैं V लिखूंगा तो आपको समझना है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और आगे और भी हम लोग वोल्ट जो होता है उसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ड्रॉप वोल्टेज को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ईएमएफ को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग चीजों को भी करते हैं, बट दोनों के केसेस में मैं बताऊंगा कि इनका डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? बट आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, आप किसी भी चार्ज को एक प्लेस से, कहां से ला रहे हैं आपको नहीं पता और कहां ले जा रहे हो ये भी नहीं पता, बट जहां से भी आ रहा होगा उसे एक प्लेस तक ले जाने में जो काम करना पड़ा उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे जो चार्ज होता है वो इनफाइनाइट, ऐसा मान के चलते हैं कि वो इनफाइनाइट से आता है, बट उसमें कोई एक्सेलरेशन काम में नहीं होता, मतलब हिलते डुलते धीरे धीरे आ रहा है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, मतलब बिना एक्सेलरेटेड होता है। बट इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मान लो कि अगर किसी एक चार्ज को ले जाने में किसी ने क्या किया होगा? डब्ल्यू वर्क डन किया होगा, मान लो, ठीक है, डब्ल्यू वर्क डन कर लिया, और किस चार्ज को लाया था? मान लो प्लस क्यू चार्ज को लाया रहा था, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसी को उठा करके यहां से पी तक ले आए, तो वहां तक ले जाने में हमें कुछ डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, है ना, और वो पॉइंट पी तक पहुंच गया। तब अगर आपको जो पोटेंशियल निकालना है तो यानी टोटल वर्क डन और जो चार्ज है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर एक लाइन में अगर बोलने का मैं कोशिश करूं तो क्या बोल सकता हूं? वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज के द्वारा जितना काम किया गया। मतलब अगर आपको कभी भी पोटेंशियल V निकालना है तो टोटल वर्क डन आपको कितना किया गया ये पता कर लो, और टोटल उस वर्क डन को करने में कितने चार्ज इन्वॉल्व थे ये पता कर लो, और दोनों को डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा। अब बोलोगे टोटल वर्क डन से अगर हम टोटल पोटेंशियल चार्ज को डिवाइड करेंगे तो एक चार्ज के द्वारा वर्क डन निकलेगा? तो बिल्कुल निकलेगा। जैसे मैं बोलूं कि अगर 10 रुपये में 20 टॉफी मिलता है तो
तो 1 रुपये में कितना टॉफी मिलेगा बोलोगे ना कि टोटल टॉफी को टोटल प्राइस से डिवाइड कर दें तो 1 का दाम मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये मिलता है। अब इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं कि यूनिट क्या होगा इसका, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। वर्क डन का जूल यानी क्या हो गया, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम क्या हो गया, इसका हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। और इसे भी हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ आया ये बात कि नहीं आया? तो कभी भी आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या करना है, वोल्ट उसका यूनिट बताना। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ू। चलो, तो हमेशा याद रखना कि कभी अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, Q इंटू V यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल से आपको क्या करना होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल से आपको उसको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। समझ रहे हैं बात को या नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है? बोलोगे बिल्कुल आ रही है। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी आपको इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा, लेकिन जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तब इसका इंपॉर्टेंस हमें दिखाई देता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर हमने इतना तो जान लिया कि वोल्टेज क्या होता है या पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल समझ में आया कि जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में जो चार्ज के द्वारा जो काम किया गया वही पोटेंशियल था। क्लियर है बात? चलो, तो अब हमने बताया कि पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और V जो होता है वो W/Q होता है, ये जानते हैं। तो अब इसका मतलब इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो होगा वो 1 जूल अपॉन 1 कूलम के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तो इसका एक हो गया। अब वही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। एनसीईआरटी में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये सलीना वगैरह में बुक में होता है, दिनेश में होता है, एस चांद में होता है, सब में क्वेश्चन होता है और बहुत फेवरेट है एग्जाम के लिए। तो पूछ रहा है कि 1 वोल्ट जो है ना पोटेंशियल, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, या 1 वोल्ट पोटेंशियल होता कितना है, कैसे जानेंगे कि पोटेंशियल जो इस वायर में है या इस बैटरी में 1 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक द पोटेंशियल जो होगा वो 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, जब 1 जूल वर्क किया जाएगा। 1 कूलम चार्ज को ढोने में जब 1 जूल वर्क किया गया तब उसके लिए जितना पोटेंशियल उस बैटरी में था उसी को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं है? यानी 1 कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मिलाने में 1 जूल अगर फोर्स, 1 जूल अगर वर्क डाउन करना पड़ा तो वही उस समय जितना पोटेंशियल उसके लिए यूज हुआ होगा वही क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। यानी द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पॉइंट तक ले जाने में। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। तो ये बात आया समझ में कि नहीं आया? तो आप इसको लिख सकते हो। चलो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे समझाने की कोशिश करता हूं कि पोटेंशियल तो समझ गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो काम करने वाले हैं इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमको पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समझो कि अगर कोई एक वायर आपने लिया, एक वायर, तो इस वायर के अंदर इस पॉइंट अगर एक कनेक्टेड होगा तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, तो मान लो किसी एक टेस्ट चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज होगा, इसको उठा के यहां तक लाया गया होगा, तो इस जगह पे पोटेंशियल निकाल लो। इस जगह पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो बोलोगे W/Q हो जाएगा सर, और पोटेंशियल एट ए। और इस जगह पे अगर पोटेंशियल को निकालना हो क्या बोलोगे सर, यहां पे टोटल वर्क डन अपॉन क्यू हो जाएगा। बट ये वर्क डन और ये वर्क डन अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्क डन अलग अलग होंगे या नहीं होंगे, बोलोगे बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि वहां तक लाने में कुछ कम का, यहां तक आने में कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये दोनों डिफरेंस हुआ ना भाई, और डिफरेंस हुआ तो यहां जो वर्क डन होगा ये W1 मान लो, इसको आप W2 मान लो। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच का, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। इसीलिए जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है फ्रॉम ए टू बी का, तो VA माइनस VB करना पड़ेगा, और यानी सिंपल तरीके से W2 में से W1 माइनस कर दो, ठीक है। और नीचे तो आपको पता है
कि क्यों ही होगा, क्योंकि वही चार्जेस है कि नहीं। और ये आपको पता है, ये तो ये वर्क डन ही मिलेगा और ये हो जाएगा क्यू। तो डब्ल्यू बाई क्यू जो होगा, चाहे आप पोटेंशियल की बात करो या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक बात का डिफरेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग दो जगह के पोटेंशियल या दो पोटेंशियल के बीच में कितने का डिफरेंस है ये पता करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करते हैं सर्किट में। अगर अगर कंडक्टर के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो देयर इज नो करंट इन द सर्किट। ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो अब इसी के बाद हम लोग समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ in which the electric current flow from positive terminal to the negative terminal of the source। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें विद्युत जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, और करंट का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो अब अगर इसकी हम लोग देखना चाहें तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डेफिनेट कभी एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो आप पहले लिखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बनाते कैसे हैं ध्यान से अगर देख लो यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बैटरी आपको दिख रहा है, बैटरी में देखो जो बड़ा वाला होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला जो होता है वो होता है सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से उसको हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देख लो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो लाइन जब खींचोगे तो ऐसे, और हमेशा एक बड़ा वाला छोटा वाला फिर बड़ा वाला छोटा वाला वैसे कनेक्ट करते हैं। और करंट जो होता है हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है, जिधर से पॉजिटिव वहां से निकलता है निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक की लगा हुआ है जिसको बोलते हैं स्विच, बोल सकते हैं एक तरीके से। स्विच के बाद जैसे ही आगे आते हैं तो कोई रजिस्टर लगा दो, जैसे आपको मान लो टीवी लगाना है, बल्ब लगाना है, जो भी लगाना है वो आप यहाँ लगा सकते हो। और इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है इसको मेजर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, वोल्ट मीटर लगाना पड़ता है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, किसी भी रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज को मेजर करता है। इसके बाद एक करंट आगे जाता है, यहाँ के बाद यहाँ पर अमीटर लगा हुआ होता है। अमीटर का काम होता है सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है इस बात को नोट करना। तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। अमीटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद ये करंट देखो इसी डायरेक्शन से निकला, और यहाँ पर एक चीज लगा हुआ है ऑपरेटर जिसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम होता है हमें करंट जो होता है यानी रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर कम और ज्यादा करना, ताकि उसके बेसिस पे हम वोल्टेज और उसके अंदर करंट को मेजर कर पाए अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, आप चाहोगे इस रियोस्टेट के बेसिस पे अपने मतलब करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस, चूंकि रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो ऑब्वियसली दोनों चीजें बदल जाती है। आगे हम लोग ओम्स लॉ में इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद देखो कि ये फिर से जाके इस बैटरी में एक सर्किट बन गया। यानी आपको करना क्या है, तो आपको इसमें एक बात पूरा ध्यान ये रखना है कि आपको जहां से करंट निकाला है बैटरी से, करंट फिर से वहां जाना चाहिए, तभी वो सर्किट कंप्लीट होता है, अदरवाइज सर्किट कंप्लीट नहीं होता। अब इसके बीच में आप चाहो तो और भी कुछ कुछ यूज लग कर लो, जैसे कोई मान लो बल्ब लगा लो, कोई मरकरी लगा लो, कोई थर्मामीटर लगा लो, जो भी लगाना है लगाओ भाई, बट आपको इसी ऑर्डर में आपको क्या करना होता है, लगाना होता है। तो समझ में आ गया। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट जैसे देख लो, तो सेल या बैटरी जो होता है ऐसा होता है, और इसका काम होता है वोल्टेज प्रोवाइड कराना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस देना होता है सेल का काम। बैटरी का काम क्या होता है बताओ, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी भी वही होता है जो सेल है, बहुत सारे सेल मिला दोगे तो बैटरी बनता है। वायर को हम लोग ऐसे वायर देखते हैं, और इसका काम होता है पाथ करंट को फ्लो यानी चार्जेस को फ्लो करने के लिए रास्ता देना, वो किसका काम होता है, वायर का। स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को ओपन करना क्लोज करना।
तो ओपन सर्किट क्लोज सर्किट भी समझ में आता है कि अगर सर्किट खुला होगा ऐसे, तो ऐसे खुला सर्किट है और अगर इसके बीच में डॉट लगा हुआ है तो ये क्लोज है, ये ओपन सर्किट होगा और ये क्लोज्ड सर्किट है सबसे। या फिर कभी ये वाला ऐसे बना हुआ होता है ऐसे, तो ये ओपन हो गया, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्लोज सर्किट हो। क्लियर है? तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टर क्या होता है, इसी रेजिस्टर की वजह से रेजिस्टेंस फील करता है, और जैसे उसके जगह पे आप रेजिस्टर किसको बोल सकते हैं, बल्ब है, टीवी है, पंखा है, कूलर है, सब क्या है, रेजिस्टर है इस सर्किट के लिए। आमीटर क्या करता है, मैंने बताया आमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, और ये आमीटर को हमेशा हम लोग कहां लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में क्यों लगाते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रजिस्टर का, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वहां मैं बताऊंगा डिटेल में। अभी सिर्फ समझ लो, इस वोल्ट मीटर जो होता है ये वोल्टेज को मेजर करता है, मैंने भी तुरंत बताया, और ये जो होता है वो पैरेलल तरीके से जुड़ा होता है। दो चीजें ध्यान रखना है, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, बट गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है जो बहुत छोटे चीज को मेजर कर देगा, क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है इसे। क्या बोलते हैं इसे, गैल्वेनोमीटर। इसमें पॉजिटिव या जो नेगेटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में, बाकी अमीटर और वोल्टमीटर में होता है। और ये उसी तरीके से जुड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी तरफ से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव तरफ से जुड़ा होता है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ के रखना है। अब आते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। अभी मैं ओम्स में बताऊंगा, बट ये समझिए कि रेजिस्टेंस का सिंपल क्या कंसेप्ट होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंडक्टर और वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब कि जब भी जब जब करंट मान लो इस वायर या कंडक्टर में फ्लो करता है, तो जाते समय इसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, मतलब कुछ बाधाएं आती है, और इन्हीं बाधाओं का जो फीलिंग आता है किसी भी किसको, इस कंडक्टर के द्वारा जो ये बाधाएं दी गई, इसी को हम लोग एक साइंटिफिक टर्म में नाम जानते हैं जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे ये मान लो एक वायर है, और आपको पता है कि वायर क्या होता है, मेटल कैसे बनता है, मेटल को जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहरी सेल से निकल करके बाहर आ जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी आते हैं, ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, और वो सारे देखोगे ध्यान से, जब इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है तो पॉजिटिव चार्जेस तो अपने फिक्स पोजीशन पे होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं और टकराते रहते हैं। और इस केस में अगर आप देखोगे कि टोटल करंट अगर या टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना चाहोगे किसी एक डायरेक्शन में, तो आपको दिखेगा कि वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ इस, जैसे मान लो आप इस डायरेक्शन में देखना चाह रहे हो, तो इस डायरेक्शन में जब देखोगे तो कुछ इधर से भी जा रहा है, कुछ इधर से भी, कुछ इधर से, तो एक दूसरे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन के पास सेम होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होने से दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब जब इसमें कोई पोटेंशियल नहीं होगा तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, और कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस वायर को आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, तो ये जो अब क्या होना शुरू होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना शुरू कर देंगे, यानी एक लाइन बना देंगे। लेकिन यहां इनको एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं पॉजिटिव भी है और वो एक अरेंज ऑर्डर में है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा तो उसको क्या कर देगा, क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा और वो बिखरने लगेगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, और जैसे ही स्पीड कम हो जाएगा तो वो क्या हो पाएगा कि आगे फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फिर क्या होगा, चूंकि पोटेंशियल यहाँ पर है तो पोटेंशियल फिर से उसको ताकत देगा और फिर उसको आगे जाने के लिए करेगा, और इसी प्रकार से कभी उसका स्पीड कम होता है, कभी स्पीड बढ़ता है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है, जिससे ओवरऑल कुछ चार्जेस तो फ्लो कर जाते हैं, एक डायरेक्शन में जीरो नहीं हो पाते, जिसके वजह से कहते हैं कि चार्जेस फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उस सर्किट में करंट जा रहा है। लेकिन जो बीच बीच में जो स्पीड कम और ज्यादा हो रहा है, वही ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट होता है।
समझ आया कि नहीं आया? अब जल्दी से बताते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है कि the current flowing in the conductor is directly proportional to potential difference across the end of the conductor at constant temperature and pressure. Other condition constant होने चाहिए, यानी अचल ताप पर चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। यानी अगर सही मायने में बोले तो ये क्या कह सकते हैं कि V is directly proportional to I। V is directly proportional to I। और अगर इसी को अगर आपने आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर लिखते हैं R, यानी V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू हो गया आई आर। तो अभी तक हमारे पास एक और नया रिलेशन मिल गया, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है बात की नहीं है जी? अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन मिल गया और ये बहुत पावरफुल रिलेशन है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि ओम्स लॉ जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है, टेम्परेचर में बदलाव करोगे तो ये नहीं होगा। दूसरा, कुछ मटेरियल भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, सारे मटेरियल नहीं करते। हम अगले क्लास में बताऊंगा इसके बारे में कि क्या होते हैं ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल। बट उससे पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस जो होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी क्या करता है कि जो कंडक्टेंस होता है इसका एक एबिलिटी है किसी मटेरियल का, और ये एबिलिटी क्या दिखाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या एबिलिटी है, कितना तेजी से करंट को फ्लो कराएगा। ये डिपेंड करता है कि उसका कंडक्टेंस लेवल क्या है, और कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी जो होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। और आपको अगर इसका यूनिट की बात करो तो क्या होगा, तो 1/ओम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या, अरे सॉरी मैं छूट गया, रेजिस्टेंस जो आर होता है इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट जो होता है वो ओम होता है, और लिखते हैं कैसे, ओ एच एम ओम, और ये सिंबल उसके लिए यूज करते हैं। समझ आया? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर ओम हो जाता है, या इसी को लोग एक लैंग्वेज में महो के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, या सेमेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यानी एक बात तो कह सकते हैं कि अगर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब करंट बहुत आसानी से फ्लो करेगा, और लो कंडक्टेंस है तो लो कंडक्टेंस की वजह से करंट को फ्लो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है। अब बात है कि ये जो कंडक्टेंस है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो पहला है मटेरियल के ऊपर, यानी अगर वो सिल्वर कॉपर होगा तो उसका कंडक्टेंस बहुत हाई होगा, जबकि अगर कोई इंसुलेटर होगा तो उसका कंडक्टेंस लो होगा, क्योंकि वो। दूसरा, टेम्परेचर के ऊपर, अगर मेटल अगर है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस कम होता है, जबकि अगर वो सेमीकंडक्टर होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस भी बढ़ता है। तीसरा होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस जो है वो कम होने लगेगा। और चौथा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। तो ये चार फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर कंडक्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं सिखाने वाला हूं और भी जोरदार चीजें जो आपके सिलेबस में अगर कुछ छूट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगला लेक्चर में, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।